दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान लगभग बैंकक्रप्ट हो चुका है। पाकिस्तान को अगर आईएमएफ और अन्य संस्थाओं से पैसा जल्द ही नहीं मिलता है तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का और देरी नहीं है। पर क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को असल में कितना पैसा चाहिए? बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान करीब करीब $100 बिलियन से भी अधिक कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिलहाल के वक्त में पाकिस्तान के बैंकक्रप्सी को टालने के लिए कम से कम पाकिस्तान को $1 से $2 बिलियन का आवश्यकता है। वहीं पे क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के एनुअल डिफेंस बजट कितना है? तो बैंकक्रप्ट होने वाले ये जो देश है इसके डिफेंस बजट करीब करीब पिछले साल $9.5 बिलियन था, और वो भी पाकिस्तान अपने जीडीपी के 3.5% से लेके 4.5% तक केवल मात्र डिफेंस बजट में ही खर्चा करता है। पर दोस्तों यहाँ पे कटोरा लेके अलग अलग देशों के सामने हाथ फैलाने वाले इस देश के लिए अब और एक झटका लगने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा पाकिस्तान के डिफेंस बजट के बराबर के हथियार एक झटके में खरीदा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे भारत के जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और भारत के अगर इकोनॉमी को भी देखा जाए तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास $650 बिलियन की रिजर्व है। पर फिर भी भारत अपने डिफेंस के लिए अपने जीडीपी के 2% से भी कम खर्चा करता है। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के लिए झटका मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल पाकिस्तान के डिफेंस बजट है $9.5 बिलियन, जबकि भारत की तरफ से मंगलवार के दिन ही $8.5 बिलियन के हथियारों को खरीदने को लेके अप्रूवल दिया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नए मिसाइल, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को खरीदने को लेके $8.5 बिलियन खर्चा करने का बात कह दिया गया है। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी इसे लेके एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्विजिशन का एक बहुत बड़ा संस्था है, इसके तरफ से तीनों फोर्सेस के लिए मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ये अप्रूवल दिया गया है, जिसका लागत करीबन 70,500 करोड़ रुपए का है। और दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि ये जो 70,500 करोड़ रुपया या फिर कहे तो $8.52 बिलियन के हथियारों को खरीदने को लेके अप्रूवल दिया गया है, यह संपूर्ण रूप से भारतीय कंपनियों के लिए है। मतलब इतने बड़े अमाउंट में से एक पैसा भी किसी विदेशी कंपनी के लिए नहीं होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए ही इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। अब दोस्तों ये जो 70,500 करोड़ रुपए के हथियारों को परचेस किया गया है, इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा असल में नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए ही खर्चा किया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगा कि करीबन 70,500 करोड़ रुपए में से करीबन 56,000 करोड़ मतलब 70,500 करोड़ रुपए के अंदर से 56,000 करोड़ रुपए नेवी के लिए एलोकेट किया गया है, और यह संपूर्ण रूप से इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए ही किया गया है, ताकि नेवी अपने आप को और ताकतवर कर सके और चाइना को इंडियन ओशन के बाहर खदेड़ सके। इन 56,000 करोड़ रुपए से नेवी के लिए करीबन 200 एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल और 50 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को परचेज किया जाएगा। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि नेवी किस तरीके से अपने बेड़े में एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है और इन मिसाइलों को किस तरीके से अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में डिप्लॉय करना चाहता है। हालांकि इसके अलावा कोस्टल बैटरीज में भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, और फिलहाल बताया जा रहा है कि जो इनिशियल ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया था, जिसका रेंज करीबन 290 किलोमीटर तक था, उन मिसाइलों को नहीं बल्कि उससे अधिक ताकतवर और अधिक रेंज वाले मिसाइलों को इंडियन नेवी के बेड़े में इस प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा नेवी का और एक अप्रूवल भी है, और दोस्तों ये असल में डीजल मरीन इंजन को लेके है। ऐसे इंजन जो नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होता है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी इस तरीके के इंजन को बनाने को लेके अप्रूवल दिया गया है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ऐसा इंजन भारत में पहली बार बनेगा। मतलब आजादी के 75 साल होने के बावजूद ऐसे इंजनों को कभी भी भारत में बनाने का ना प्रयास किया गया और ना ही ये इंजन अब तक भारत में बना है। हालांकि दोस्तों ये 70,500 करोड़ रुपए के अंदर कुछ हिस्सा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए भी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो अप्रूवल दिया गया है वो असल में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को और मजबूत करने को लेके है, और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अप्रूवल के अंतर्गत लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपनों को खरीदने का एक अनुमति दिया गया है, और ये हथियार सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में लगेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आर्मी के लिए भी काफी बड़ा हिस्सा इस अमाउंट में से रखा गया, और रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के लिए इस पैसे से करीब 307 यूनिट 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के ATA-GS गन सिस्टम को परचेस किया जाएगा। जबकि इसके अलावा इसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोर व्हीकल भी शामिल है। मतलब ऐसा व्हीकल जिसे पहाड़ी एरिया में इस्तेमाल किया जा सकेगा, और ऐसे व्हीकल जो ऐसे आर्टिलरी गनों को एक जगह से दूसरी जगह तक टो करके ले जाने के लिए होता है। अब दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा झटका है, हाल ही में भारत की तरफ से टेस्ट किया गया एक मिसाइल। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने हाल ही में टोटली इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 2 टेस्ट किया। असल में ये टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंगलवार के दिन अंजाम दिया गया था। दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुली रहा, और दोस्तों इन दोनों टेस्ट को ही असल में ओडिशा के कोस्ट में स्थित
स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इस टेस्ट के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी टेस्ट को लेके एक बयान जारी किया गया और बयान में बताया गया कि ये टेस्ट असल में ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चरों के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि टेस्ट को असल में हाई स्पीड अनमैन एरियल टारगेट के खिलाफ कंडक्ट किया गया था और टेस्ट सफल रहने के साथ साथ सक्सेसफुल इस टेस्ट के दरमियान मिसाइलों के द्वारा इस टारगेट को इंटरसेप्ट भी किया गया और डिस्ट्रॉय भी किया गया। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि DRDO के तरफ से टेस्ट के दरमियान जिन जिन पैरामीटरों को जांचा जाना था वो सफल रहा। हालांकि इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मिसाइलों के जो इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं उन्हें भी कांग्रेचुलेट किया गया और साथ में ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है जो कि आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली और पावरफुल बनाएगा। अब दोस्तों ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके के मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज में दुश्मन के लगभग हर तरीके के एरियल टारगेटों को तबाह कर सकता है। इन मिसाइलों को आप अमेरिका के स्ट्रिंगर मिसाइल और रशिया के ईगला जैसे मिसाइलों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसका भरपूर इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान किया गया। और दोस्तों यूक्रेन को काफी हद तक इस तरीके के स्ट्रिंगर मिसाइलों के कारण रशिया के एयरक्राफ्टों को मार गिराने में भी मदद मिला है। अब दोस्तों ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों के डेवलपमेंट पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए परेशानी का कारण इसीलिए बन सकता है क्योंकि फिलहाल के अगर समय को देखा जाए तो इस तरीके के मिसाइलों का चाहत पूरा दुनिया में है और यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद तो स्ट्रिंगर मिसाइलों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रिंगर मिसाइल अफगानिस्तान की लड़ाई में भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल हुआ है और इन मिसाइलों को जब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था तभी पाकिस्तान की तरफ से इन मिसाइलों को काफी बड़े मात्रा में चुरा के चाइना को प्रोवाइड किया गया और चाइना ने इन मिसाइलों के रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट किया है। हालांकि अब तक भारत इस तरीके के मिसाइल के लिए संपूर्ण रूप से रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट था, पर अब अपने खुद के वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को डेवलप करने के बाद इस तरीके के डिपेंडेंसी भारत का और नहीं रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों स्ट्रिंगर और ईगला जैसे मिसाइल जहाँ पे काफी पुराने टेक्नोलॉजी से लैस है तो वहीं पे भारत की तरफ से बनाए हुए ये वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असल में आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जिस कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधुनिक थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं कि ये वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल केवल मात्र शोल्डर फायर लॉन्चरों से ही दागा जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल भारत अपने छोटे आकार के वॉरशिप इवन बड़े आकार के जहाजों में भी क्लोज एयर डिफेंस के लिए कर सकेगा, जबकि ऐसे मिसाइलों को व्हीकल माउंटेड करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ इनका इस्तेमाल भारत आने वाले समय में शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को डेवलप करने के लिए भी कर सकेगा। अब दोस्तों ऐसे मिसाइल मल्टीपर्पज तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा, मतलब एयर डिफेंस के लिए जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा तो वही पे शिप के डिफेंस के लिए इवन आने वाले समय में एयर टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए भी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों की चाहत जो पूरा दुनिया में यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद बढ़ा है, उसे देखते हुए एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद इसे उतार सकेगा। हालांकि दोस्तों इससे भारत को एक तरीके से दोहरा सुविधा होगा, मतलब फॉरेन करेंसी को इस तरीके के मिसाइल खरीदने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं पे इन मिसाइलों को हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट में उतार के भारत एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी को भी हासिल कर सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के जो डिफेंस बजट या फिर कहे तो भारत के द्वारा जो ये $8.5 बिलियन के हथियारों को परचेस किया जा रहा है ये पाकिस्तान को कितना बड़ा सदमा देगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज की वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।